नमस्कार। चलिए आज भारत सरकार के अंदर पावर की असली कहानी को समझते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक राजा और उसके चतुर वजीर की बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। जी हाँ, इस कहानी के सहारे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेदों को समझेंगे। तो सोचिए, एक शाही दरबार है जहां राजा और वजीर के बीच पावर का एक दिलचस्प खेल चल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि भारत में असली शासक है कौन, राजा या वजीर? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे मेन किरदारों से। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए पहले इन किरदारों को जान लेते हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो हमारी कहानी के राजा हैं, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो एक बहुत ही शक्तिशाली वजीर का रोल निभा रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ है हमारे राजा यानी प्रेसिडेंट। उनके पास एक भव्य उपाधि है, एक शाही रुतबा है, उनके पास तलवार भी है, लेकिन वो तलवार म्यान में ही रहती है। असली पावर तो वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। वो ही तय करते हैं कि वो तलवार कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगी। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे इस नाम के राजा के पास आखिर पावर्स हैं कौन कौन सी। और शुरुआत करते हैं उनकी एक बहुत ही खास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावर से, और वो है दया करने की शक्ति। तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को 5 तरह से दया देने का अधिकार देता है। सबसे पहला है क्षमा या पार्डन। इसमें दोषी को पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है, मानो उसने कोई जुर्म किया ही नहीं हो। फिर आता है प्रविलंबन यानी रिप्राइव, मतलब सजा पर टेम्पररी रोक लगाना। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना। तीसरा है परिहार। इसमें सजा की अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 10 साल की कैद को 5 साल कर देना। चौथा है लघुकरण, मतलब सजा का रूप ही बदल देना, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलना। और आखिर में है विराम। ये खास परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे किसी महिला कैदी की प्रेगनेंसी के दौरान उसकी सजा कम कर दी जाती है। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। इतनी बड़ी पार, क्या राजा इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है? क्या वो जब चाहे जिसे चाहे माफ कर सकता है, या यहाँ भी वजीर का कोई रोल है? और जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहर सिंह केस में ये बिल्कुल साफ कर दिया था, राजा दया तो दे सकता है, लेकिन ये फैसला हमेशा वजीर और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही लिया जाएगा। मतलब डिसीजन वजीर का, स्टैंप राजा का। और बस यहीं से शुरू होती है वजीर की असली पावर की कहानी। एक ऐसा सिस्टम जहां वजीर की सलाह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक तरह से एक आदेश होती है। यह है आर्टिकल 74। ये साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट की मदद और सलाह के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्रेसिडेंट को उसी सलाह के हिसाब से काम करना होगा। यही वो लाइन है जहां असली पावर छुपी है। देखिए, शुरू में ये उतना सख्त नहीं था, लेकिन फिर 1976 में आया 42nd अमेंडमेंट। इसने काउंसिल की सलाह को प्रेसिडेंट के लिए मानना मैंडेटरी यानी बिल्कुल जरूरी कर दिया। फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को एक छोटी सी राहत दी। वो एक बार सलाह को पुनर्विचार मतलब रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर काउंसिल ने वही सलाह दोबारा भेज दी तो फिर राजा को उसे मानना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इस पूरी व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। शमशेर सिंह केस में कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ फॉर्मल हेड्स हैं, मतलब नाम के प्रमुख। असली पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही है। तो फिर ये वजीर और उसकी टीम बनती कैसे है? ये बताता है आर्टिकल 75। राजा यानी प्रेसिडेंट लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसके लीडर को वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। फिर वजीर की सलाह पर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी टीम, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब है वी सिंक और स्विम टुगेदर। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ओके, तो अब हमें किरदार पता है, पावर का खेल भी समझ आ गया है। तो अब सवाल ये है कि राजकाज मतलब सरकार का रोज का काम चलता कैसे है? यहां भी वही बात लागू होती है। आर्टिकल 77 कहता है कि सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, मतलब जितने भी सरकारी काम हैं,
वो सब फॉर्मली राजा यानी प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। तो भले ही सारे फैसले वजीर और उनकी टीम ले रही हों, लेकिन पेपर पे नाम हमेशा राजा का ही होता है। और फिर आता है आर्टिकल 78। ये वजीर को यानी प्राइम मिनिस्टर को राजा और उनकी काउंसिल के बीच एक ब्रिज, एक पुल बनाता है। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो सरकार के सभी बड़े फैसलों की जानकारी प्रेसिडेंट को दें, ताकि राजा को ये पता रहे कि उसके राज में चल क्या रहा है। तो दरबार के सारे नियम कानून समझने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम अपने सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर वापस लौटें। आखिर असली शासक कौन है? और अब तक तो हमारी कहानी का नतीजा बिल्कुल साफ हो चुका है। राजा यानी प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट हैं, देश के प्रमुख, लेकिन वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार के प्रमुख। एक नाम का शासक है तो दूसरा काम का, एक फॉर्मल चीफ है तो दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव चीफ। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। 5 जरूरी बातें जो इस पूरी कहानी को समराइज करती हैं। पहला, आर्टिकल 72, प्रेसिडेंट की दया की पावर वजीर की सलाह पर है। दूसरा, आर्टिकल 74, वजीर की सलाह प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है, माननी ही पड़ेगी। तीसरा, आर्टिकल 75, सरकार लोकसभा के लिए जिम्मेदार है। चौथा, आर्टिकल 77, सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। और पांचवा, आर्टिकल 78, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखना। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती है। अगर राजा सिर्फ नाम का है, तो क्या होता है जब वजीर यानी सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है? जब दरबार में ही वजीर के खिलाफ अविश्वास हो जाए, तब राजा की क्या भूमिका होती है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक और कहानी में, जो संसद की शक्तियों के बारे में होगी, पर वो किसी और दिन।